हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत कर रहा हूं। हम लोग आज सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग पीछे क्लास में 9 में जो रॉल्स लॉ के बारे में देखे थे उसका ग्राफ सब नहीं बताया था। तो आज रॉल्स लॉ का ग्राफ वगैरह देख लेंगे, आइडियल एंड आइडियल का डिस्कशन कर लेंगे, फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन का टाइप भी हो सकता है, अगर हो जाएगा संभव तो देख लेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह का, एक पॉजिटिव डेविएशन एक निगेटिव डेविएशन। तो हम लोग ये सब के बारे में आज नॉलेज इकट्ठा करेंगे। उससे पहले वो सारे दोस्त जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में निश्चित आप ये बताएं कि कोई भी कंसेप्ट सर में समझ गया। अगर आपने नहीं बताया कि मैं समझा कि नहीं समझा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसलिए सारे दोस्त जो देखते हैं कम से कम कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन कर दे कि मैं सर समझ गया हूँ, इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त नए आ रहे हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देख के चले जाना ही आपका धर्म नहीं है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज का क्लास का। लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का लिमिटेशन, रॉल्स लॉ का डिफिनेशन पीछे क्लास में दे दिया था। क्या दिया था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, partial pressure of any volatile component of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution is called Raoult's law। Raoult's law के अनुसार पार्शियल प्रेशर किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर पे बराबर होता है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ का डिफिनीशन हम लोग देख चुके थे, उससे आगे की बात अभी हो रही है। लिमिटेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ क्या? तो इट इज अप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। रॉल्ट्स लॉ अप्लीकेबल है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इट इज अप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। ये अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे नहीं है जहाँ पे सॉल्यूट या तो डिसोसिएशन में जाएगा या तो एसोसिएशन में जाएगा। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, यानी जहाँ डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस होगा वहाँ पे रॉल्ट्स लॉ नहीं काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो केस बनाएंगे। केस 1 कि सपोज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल इन नेचर। सपोज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल इन नेचर। ऐसा सपोज करें केस 1 में कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल बताए थे कि ऐसा सब्सटेंस जिसको उड़ने का टेंडेंसी हो वोलाटाइल कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस जिसको उड़ने का टेंडेंसी नहीं हो वो नॉन वोलाटाइल कहलाएगा। तो यहाँ पे सपोज करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल इन नेचर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, देखिए ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ध्यान देके सीखिएगा, ये वोलाटाइल सॉल्यूट और ये वोलाटाइल सॉल्वेंट। ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, जब समझ लीजिएगा तो मज़ा आएगा। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बना
ये बाइनरी सॉल्यूशन बना किसका, तो ध्यान दे, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट का। ध्यान दिया जाए, केस 1, सपोज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल इन नेचर। केस 1 में इस बात को सपोज कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है। तो सॉल्यूट वोलाटाइल, सॉल्वेंट वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल है, यानी दोनों का यहाँ वेपर बनेगा, यहाँ वेपर बनेगा, यहाँ बनेगा सॉल्यूट का वेपर, ध्यान देना है, एकदम समझना है गौर से, और यहाँ बनेगा सॉल्वेंट का वेपर। यहाँ प्योर सॉल्वेंट का रहेगा और यहाँ प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ प्योर सॉल्यूट का। ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, तो यहाँ वेपर दोनों का बनेगा, मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर ऑफ वेपर रहेगा, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट का, क्योंकि दोनों वोलाटाइल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, केस 1 में सब केस 1 लिख रहा हूँ, सब केस 1, ध्यान देना, सब केस 1 क्या, कि सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। ऐसा सपोज करें कि सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। ऐसा सपोज करो कि सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है, किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है किससे, सॉल्वेंट से। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, तभी सीख पाओगे ग्राफ सब, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो मैं मान लेता हूँ वोलाटाइल सॉल्यूट को A और वोलाटाइल सॉल्वेंट को B, ठीक है। ये वोलाटाइल सॉल्यूट को A मान लिया कि यहाँ जो कंपोनेंट है वो A का है और यहाँ जो लिक्विड कंपोनेंट है वो B का है। तो वोलाटाइल सॉल्यूट को A मान लिया हूँ, ध्यान दो, सीखो पहले, वोलाटाइल सॉल्यूट को A मान लिया हूँ, तो यहाँ जो वेपर बनेगा वो P नोट A रहेगा, और ये वोलाटाइल सॉल्वेंट B है, तो यहाँ जो वेपर बनेगा वो क्या बनेगा, P नोट B। तो यहाँ पर सब केस 1 में, केस का सब केस 1 में क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट। सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है किससे, सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट इज मोर वोलाटाइल देन सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या, दैट मीन्स P नोट A ग्रेटर P नोट B, हाँ या ना। सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है सॉल्वेंट से, इसका मतलब P नोट A का वैल्यू ज़्यादा है किससे, P नोट B से, मतलब ये मोर वोलाटाइल है इससे। माना हूँ सब केस 1 में कि ऐसा सपोज किया हूँ कि ये सॉल्यूट मोर वोलाटाइल है किससे, सॉल्वेंट से, यानी सॉल्यूट का वेपर ज़्यादा रहेगा किससे, सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट का जो प्योर स्टेट में वेपर है वो P नोट A है और सॉल्वेंट का जो है वो P नोट B है, पहले से हमने रॉल्स लॉ में देखे हैं, माने हुए हैं। तो P नोट A ज़्यादा हो गया किससे, P नोट B से। अब जरा ध्यान दीजिए, फ्रॉम रॉल्स लॉ सीखना है, फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है, तो ध्यान देके देखना है, PA इक्वल टू P नोट A x, ठीक, PB इक्वल टू P नोट B x भी सीखना है। नाउ PT बराबर PA प्लस PB, ये भी जानते हैं पहले से। तो PT बराबर PA के जगह पर, PA के जगह पर P नोट A x है, और PB के जगह पर क्या बोलेंगे, P नोट B x B। PA के जगह पर P नोट A x है, PB के जगह पर P नोट B x B। अब जरा गौर करो, ध्यान देके सीखना है। अब जरा गौर करो कि इफ x A प्लस x B बराबर 1, तो अगर x B बराबर बाबू कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 1 माइनस x A, x A प्लस x B, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सोल्यूशन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड सोल्यूशन बराबर 1 होगा। तो अगर x A प्लस x B बराबर 1 हुआ तो x B बराबर क्या होगा, 1 माइनस x A। तो अब ध्यान दीजिए, PT बराबर P नोट A x A प्लस P नोट B, ध्यान दो, x B के जगह पर क्या बोलेंगे, 1 माइनस x A, x B के जगह पर क्या बोलेंगे, 1 माइनस x A। तो अब जरा ध्यान दो, PT बराबर P नोट A x A प्लस P नोट B माइनस P नोट B x A, हाँ या ना। देख लो गौर से, देखो ये तो जैसे वैसे ही रहा, P नोट A x A, P नोट B को 1 से गुना किए P नोट B माइनस P नोट B को x A से गुना किए तो P नोट B x A। अब जरा ध्यान दो, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ, जल्दी इधर स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ लिख देता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट,
चलो ध्यान दो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो PT बराबर, बोर्ड पर ध्यान देके सीखेगा, ध्यान दो, P नोट बी, ध्यान दो, प्लस P नोट ए एक्स ए माइनस P नोट बी एक्स बी। ध्यान दो क्या किया हूँ, इस P नोट बी को पहले लिख दिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में है, प्लस में यहाँ भी है, देख लेना गौर से समझना। इस P नोट बी को यहाँ लिख दिया पहले, P नोट बी, और इसको इधर कर दिया क्योंकि इधर तो ये भी प्लस में था, तो यहाँ ऐसे ही लिखा हूँ P नोट ए एक्स ए माइनस P नोट बी एक्स ए, P नोट बी एक्स ए। चलिए ध्यान दीजिए, अब PT बराबर P नोट बी प्लस, दोनों में एक्स ए कॉमन है तो एक्स ए कॉमन कर दिए, और यहाँ लिखे P नोट ए माइनस P नोट बी, P नोट ए प्लस P नोट ए माइनस P नोट बी। इस बात को ध्यान रहे क्या कि सब केस वन वही काम करेगा जहाँ P नोट ए ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे, P नोट बी से। ध्यान दीजिए, जब P नोट ए ज़्यादा रहे P नोट बी से, उस समय का टोटल प्रेशर रहेगा क्या, P नोट बी प्लस एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन अंडर ब्रैकेट P नोट ए माइनस P नोट बी। शर्त रहेगा वैलिड ओनली व्हेन P नोट ए ग्रेटर P नोट बी, यानी जहाँ पे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट से, वहीं पर ये फार्मूला काम करेगा। और वहाँ कोई पूछेगा PT बराबर क्या होगा तो आप सिखा देना, P नोट बी प्लस एक्स ए अंडर ब्रैकेट P नोट ए माइनस P नोट बी। फिर से सीख ले कि ये जो फार्मूला है सब केस वन वही काम करेगा जहाँ पे P नोट ए ज़्यादा होगा P नोट बी से, यानी मोल फ्रैक्शन ए का, यानी वोलेटाइल सॉल्यूट का ज़्यादा होगा किससे, वोलेटाइल सॉल्वेंट से। तो मतलब यहाँ ध्यान देना है P नोट बी, तब बोलेगा कोई टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, तो PT बराबर P नोट बी प्लस एक्स ए अंडर ब्रैकेट P नोट ए माइनस P नोट बी। ये ध्यान रखना है, समझ गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमें ग्राफ सीखना था, ग्राफ, तो एक तो इसका ग्राफ सीखेंगे PA बराबर P नोट ए एक्स ए, दूसरा इसका सीखेंगे PB बराबर P नोट बी एक्स बी, और तीसरा इसका सीखेंगे ग्राफ, इसका PT का, कि PT बराबर P नोट बी प्लस एक्स ए अंडर ब्रैकेट P नोट ए माइनस P नोट बी, जहाँ एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड सोल्यूशन में। चलो ये ग्राफ को सीखेंगे, ध्यान दो, बोर्ड पर मिटा रहा हूँ इस सबको, स्क्रीनशॉट लेके रेडी कर लिया, इसको पहले ही से मिटा रहा हूँ, अब ध्यान दो। इसका ग्राफ देखना है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो पहले तो ये देखिए कि ये ग्राफ ले रहा हूं, मान लो इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस, ठीक है। इस पे मान लिया वेपर प्रेशर y एक्सिस पे, और इस पे मान लिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ध्यान दो, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर, यानी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन, यानी यहाँ से इधर जैसे वैसे बढ़ते जाएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करो, मैं ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो मैं सिखा रहा हूँ, देखो गौर से। PA बराबर P नोट ए एक्स ए, PA वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर A का, तो PA, तो वेपर प्रेशर को आप किस एक्सिस पे मानो, बोर्ड पर ध्यान देके सीखना, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे। वेपर प्रेशर को आप किस एक्सिस पे मानो, y एक्सिस पे, तो वो A का हो चाहे B का हो, इससे बहस नहीं है। आपने वेपर प्रेशर को किस एक्सिस पे माना, y एक्सिस पे, तो ये PA बन गया y, ध्यान देके सीखना, ये बन गया y बराबर P नोट ए तो कांस्टेंट है, तो ध्यान दो, इसको कांस्टेंट बना लिया m, ठीक। x है, तो ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, A का, मोल फ्रैक्शन किसका, A का, तो मोल फ्रैक्शन किस एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे। बिग बोर्ड पर ध्यान देके सुनेगा तब समझ में आएगा, अगर समझ जाए तो वीडियो को लाइक भी करना। मोल फ्रैक्शन किस एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे, तो मोल फ्रैक्शन A का हो चाहे B का हो, उससे बहस नहीं है किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो y बराबर हुआ mx। तो y बराबर mx जो है, वो जो लोग मैथ से पढ़ते होंगे बच्चे, मैथ जो रखे होंगे वो इजीली इस इक्वेशन को जानते होंगे, y बराबर mx को। बायोलॉजी वाले नहीं भी जानते होंगे तो वो सीखिए कि y बराबर mx इक्वेशन है किसका, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन। y बराबर एम एक्स इक्वेशन है किसका? स्ट्रेट लाइन का। y बराबर एम एक्स इक्वेशन है किसका? स्ट्रेट लाइन का। यानी ये ग्राफ जो प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट होगा। पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किसका होगा? स्ट्रेट लाइन का। और उसमें भी ध्यान रखना है कि एक्स से बराबर अगर एक्स से बराबर आप 0 ले ले शुरुआत में, तो अगर एक्स से 0 ले लो यानी इसका वैल्यू 0 ले लो, तो अगर इसका 0 ले लोगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। बोर्ड पर ध्यान दो, फिर से सीखो। ये एक्स ए का वैल्यू में पहली बार मान लो 0 ले लिया, तो अगर ये एक्स ए को 0 कर दिया तो 0 को पी नोट ए से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। यानी ध्यान दो, ये पी ए बराबर पी नोट ए इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 ले लिया शुरुआत में, तो 0 को इससे गुना करो यानी पी ए बराबर क्या हो गया? 0। यानी सोचो जब एक्स ए का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ एक्स ए बराबर 0 लिया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो शुरुआत में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो जब एक्स ए 0 है तो पी ए बराबर क्या हो गया? 0। यानी पार्शियल प्रेशर ए का, ये रहा पार्शियल प्रेशर ए का, तो ये भी क्या रहा? 0। यानी यहाँ पर रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, यहीं पर रहेगा दोनों, क्योंकि आपने एक्स ए का वैल्यू 0 लिया, तो एक्स ए का वैल्यू 0 लिया तो पार्शियल प्रेशर ए का क्या आ गया? 0। यानी ये पॉइंट मिल चुका है शुरुआत में। जब एक्स से 0 रहेगा तो पी ए भी 0 रहेगा। अब जरा सोचो, ध्यान दो, यहाँ समझा देता हूँ कि इफ एक्स ए बराबर 0। अब सोचो कोई बच्चा हल्ला बोलता कि सर एक्स ए बराबर अब क्या? तो अब सपोज करो एक्स ए का वैल्यू 1 ले लेंगे। अब बोलेगा आपने 1 क्यों लिया, 1 से ज़्यादा क्यों नहीं लिया? तो आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो पहली बार मैंने एक्स ए का वैल्यू 0 लिया, अब एक्स ए का वैल्यू क्या ले लिए? 1। तो अगर एक्स ए का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पर ये एक्स ए का वैल्यू 1 देंगे, तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, ये एक्स ए का वैल्यू 1 दो, तो पी ए बराबर पी नोट ए इंटू 1, यानी पी ए बराबर क्या हुआ? पी नोट ए हुआ। जब एक्स ए का वैल्यू 1 दिए तो एक्स ए का वैल्यू 1, तो यहाँ एक्स ए 0 है, शुरुआत में एक्स ए 0 है, और एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1। तो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम, तो मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है और यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 हो गया। मान लो पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ एक्स ए 0 है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन में कितना होगा? 1, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, तो यहाँ एक्स ए बराबर 1 हो गया। तो जब एक्स ए 1 हुआ, उस समय पी ए का वैल्यू क्या हुआ? पी नोट ए। जब आपने एक्स ए का वैल्यू 1 लिया उस समय पी ए का वैल्यू क्या हुआ? पी नोट ए। तो शुरुआत में पी ए का वैल्यू 0 था तो यहीं पर था, ओरिजिन में ही रहेगा दोनों। अब पी ए का वैल्यू पी नोट ए हुआ, तो मान लो पी नोट ए, ध्यान दो, पी नोट ए मान लो कहीं यहाँ आया, यहाँ, तो इसके बराबर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, ये मान लिया अपना पी नोट ए है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जगह कम है यहाँ पर, देखिए ये अपना पी नोट ए है, ठीक है, ये अपना पी नोट ए है। और आप लोग ग्राफ 9th से सीखते होगे कि अगर 2 पॉइंट मिल जाए, किसी भी ग्राफ पर अगर 2 पॉइंट मिले तो दोनों पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो ये हुआ जब 0 था एक्स ए का वैल्यू, और ये हुआ जब एक्स ए का वैल्यू क्या था? पी नोट ए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इतना दूर मिटा रहा हूँ, इतना दूर मिटा रहा हूँ आपको सीखने के लिए, और कुछ सिखाना है, ये मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखो गौर से, अब देखो तुम्हारा जब एक्स ए का वैल्यू 1 लिया तो ये पी नोट ए हुआ। अब देखो मैं इस दोनों पॉइंट को समझाने के लिए इस दोनों को मिला लेता हूँ कि समझने में एकदम इजी हो। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये वाई एक्सिस था तो ये भी तो वाई जैसा है, मान लो ये भी अपना वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर पी नोट ए का पी ए का वैल्यू हो गया पी नोट ए, जब एक्स ए का वैल्यू 1 लिया। तो ये था किसका ग्राफ? पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए का। सिमिलरली तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर से देखना, तुम लोग फिर से अपना लिखना, पहले समझ लो यहाँ पर पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, दूसरा तुम्हारा यही था ना, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। तो अब वाई एक्सिस में इस साइड ले लिया है पी ए, ठीक है, मान लेता हूँ मैं इस साइड पी बी। क्यों मानता हूँ पी बी वो ध्यान देना, क्योंकि अपना ये वाई एक्सिस जैसा ट्रीट कर रहा है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ले लिया पी बी, तो पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, तो ये भी इक्वेशन उसी का होगा। पी बी प्रेशर है किसी का भी, तो प्रेशर को हमने किस एक्सिस पे लिया है? वाई एक्सिस पे, तो प्रेशर ए का हो चाहे बी का हो
होगा तो वाई एक्सिस पे, तो ये भी तो अपना वाई एक्सिस है। यहाँ पर मान लिए प्रेशर है बी का, तो पी बी बराबर पी नोट बी कांस्टेंट है, इसको एम मान लिए, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, मोल फ्रैक्शन किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इसको एक्स दे दिए, तो वाई बराबर एम एक्स, ये भी इक्वेशन हुआ। तो सिमिलरली यहाँ भी काम होगा, कैसे, तो यहाँ समझा लो, इफ ध्यान दो एक्स बी बराबर 0, ये एक्स बी का वैल्यू 0 ले लो, तो एक्स बी का वैल्यू 0 लेंगे तो पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, यानी पी बी बराबर पी नोट बी इंटू 0, यानी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी। यानी सोचो जब एक्स बी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा 0, पी बी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पी बी बराबर हो जाएगा 0। तो अभी आपने एक्स बी कितना लिया है 0, तो एक्स बी 0 मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ एक्स बी 0। अब ये नहीं कि सर यहाँ क्यों नहीं लिए 0, तो अगर यहाँ 0 ले लेते हैं तब तो ऐसा नहीं हो पाता ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ एक्स और एक्स बी को जोड़ के 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी 0 है तो एक्स से 1 है। अब ध्यान दो एक्स बी यहाँ 0 कर दिए हैं, अब देखो गौर से एक्स बी 0 किए हैं तो ये क्या हो गया, पी बी बराबर 0, तो एक्स बी 0 यहाँ पर रख दिए, मान लीजिए इधर बी का मान लिए मोल फ्रैक्शन, तो इधर से इधर जाने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर एक्स बी यहाँ 0 है तो यहीं पर रहेगा पी बी बराबर 0, यानी यही ये पी बी हुआ। अब जरा गौर करो, अब देखो तुम गौर से, इफ एक्स बी बराबर 1, अब मैं एक्स बी बढ़ा रहा हूँ, अगर एक्स बी बढ़ाऊँगा तो पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी का वैल्यू 1 दे दिया, तो पी बी बराबर पी नोट बी ये 1, यानी पी बी बराबर पी नोट बी, पी बराबर पी नोट बी। लेकिन ये कब होगा, जब एक्स बी का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ मान लिए एक्स बी बराबर 1, यहाँ मान लिए एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 है, ध्यान दो, तो एक्स बी बराबर जब 1 है तो पी बी बराबर क्या है, पी नोट बी, पी बी बराबर क्या है, पी नोट बी। तो एक्स बी का मान 1 लेने पर पी बी बराबर पी नोट बी, तो मान लो तुम्हारा यहाँ पर पी नोट बी होना चाहिए, तो इसके बराबर ध्यान दो पी बी बराबर पी नोट बी, तो मान लो मैं यहाँ पी नोट बी दे दिया, तो यहाँ के बराबर कोई पॉइंट मिला दो, यहाँ के बराबर, यानी यहाँ तुम्हारा पी नोट बी कर दिए। अब तुम ये मत सोचना कि सर आपने तो ऐसा नहीं किया, यहाँ पर पी नोट बी मान लिया, यहाँ पी नोट ए था यहाँ पे। अब जान तुम ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने पी नोट बी को कम कर दिया, पी नोट ए को ज़्यादा दिखाया। तो अपना शर्त ही यही था कि पहला केस में पी नोट ए मोर वोलाटाइल है किससे, पी नोट बी से, यानी सॉल्यूट मोर वोलाटाइल था सॉल्वेंट से, तो यानी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था किससे, सॉल्वेंट से। इसीलिए देखो पी नोट ए को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाए हैं किससे, पी नोट बी से। फिर ये 2 पॉइंट मिला तो इस दोनों को मिला दिए, तो ये हो गया किसका, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, तो इसका दोनों पॉइंट मिल गया। तो ये था पी ए का, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, और ये था पी बी का, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। एकदम ध्यान से सीखना, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर नहीं समझे। अब फाइनली पीटी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अगर एक लाइन मैथ का जहाँ दिक्कत हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, वहाँ वीडियो को पॉज करके फिर से सोचना, फिर से पीछे जाके देखना कि कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, 2 इक्वेशन का काम कर चुका हूं, 2 इक्वेशन का काम कर चुका हूं। फाइनली तीसरा इक्वेशन ये है। देखो गौर से, तीसरा इक्वेशन पीटी है टोटल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर टोटल हो चाहे कुछ भी हो, वेपर प्रेशर किस एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे, तो मान लो ये वाई, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, पी नोट बी, ध्यान दो, इसको सी मान लेते हैं, इसको ध्यान दो एम, ध्यान दो एक्स से, मोल फ्रैक्शन है ना, एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स और ये दोनों, ध्यान दो पी नोट ए माइनस पी नोट बी, इसको एम मान लिए, दोनों कांस्टेंट है एम मान लिए, यानी वाई बराबर हो गया क्या, एम एक्स प्लस सी। ध्यान दो फिर से, पी नोट बी कांस्टेंट था, इसको सी मान लिए, प्लस ध्यान दो एक्स से मोल फ्रैक्शन था किसका, ए का, तो मोल फ्रैक्शन किसी का हो, ए का चाहे बी का हो, एक्स एक्सिस पर होगा, तो यहाँ इसको एक्स मान लिए, मोल फ्रैक्शन को, ध्यान दो इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स से बराबर एक्स मान लिए, और ये पी नोट ए माइनस पी नोट बी को एम मान लिए, तो वाई बराबर क्या हुआ, एम एक्स प्लस सी। तो ये भी इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ये भी इक्वेशन है किसका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान देना है कि अगर x का वैल्यू 0 कर दो, कर सकते हैं 0,
तो इफ x बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 0 को m से गुना करेंगे तो 0, तो y बराबर क्या रहेगा c, y बराबर क्या रहेगा c, तो y बराबर c रहेगा, मतलब y बराबर c किसके बराबर है, तो c है p नोट के बराबर, c है किसके बराबर, p नोट b के बराबर, c है p नोट b के बराबर, ये तो y बराबर c रहा, यानी pt का वैल्यू c रहेगा, यानी यहाँ ये पॉइंट मिल गया, pt का एगो वैल्यू मिल गया p नोट b, जो क्या माने हैं c, तो y बराबर c आ चुका है, एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक, अब जरा गौर करो, बोर्ड पर ध्यान देके समझेगा। अब जरा गौर करो, अगर x का वैल्यू 1 ले लिया, तो जब x का वैल्यू 0 लिया था, जब 0 लिया था x का वैल्यू, जब x से 0 लिया था तो y बराबर c आया था, तो x से 0 पर y बराबर c, और c किसके बराबर था, p नोट b के बराबर, तो y बराबर c p नोट b ये हो गया, ये हो गया, y बराबर c p नोट b यही हो गया, तुम्हारा c p नोट b था, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। अब जरा गौर करो, इफ x से बराबर 1 दो, तो अगर x से बराबर 1 दोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू एम प्लस सी, बोर्ड पर ध्यान देके समझेगा। अब तुम धीरे धीरे x से बढ़ाओगे तो y बराबर m प्लस सी, तो देखो इफ x से बराबर 1 में ध्यान दो, यहाँ सीखो, तो pt बराबर यहाँ क्या लिखा है p नोट b, ध्यान देके सीखना, प्लस x का मान क्या लिए हैं 1, क्या लिए हैं 1, तो यहाँ दिए 1 इंटू p नोट a माइनस p नोट b, तो देखो pt बराबर p नोट b प्लस p नोट a माइनस p नोट b, देख रहा है ना, x का मान 1 दिया है, p नोट b माइनस p नोट b प्लस कट गया, यानी pt बराबर क्या हुआ p नोट a, pt बराबर क्या हुआ p नोट a। तो ये सिचुएशन कब आया, जब x का मान 1 दिया है, जब x का मान 1 दिया है तो pt बराबर क्या आया है p नोट a, तो यही तो p नोट a का पॉइंट हुआ। तो ध्यान दो, x का मान 1 पर pt बराबर p नोट a आया, जब x का मान 1 होगा तो टोटल प्रेशर हो जाएगा p नोट a, और जब x का मान 0 होगा तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा p नोट b, तो p नोट b ये हुआ जब x का मान 0 है और x का मान 1 लिया तो pt हो गया p नोट a। तो ध्यान दो, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए, यही हो गया pt, और pt बराबर हो गया p नोट a x a प्लस p नोट b, ध्यान दो, या ऐसे बनना, इसको यही इक्वेशन लिख दो, ये इक्वेशन pt बराबर p नोट b प्लस x a p नोट a माइनस p नोट b, ये इक्वेशन रहा। एकदम बार बार गौर से देखना है, थोड़ा लगेगा उलझुल जैसा हो रहा है, लेकिन इसको बार बार पॉज करके समझना है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ रोकना, फिर पीछे जाना, फिर सोचना, फिर गौर से देखना मैं कैसे बनाया हूँ, एक एक लाइन को समझना। जब समझ में आ जाए तब वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मैं समझ गया हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना हमको, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं होगा, फिर से मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी के केस को लेकर, तो जल्दी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, सब केस 1 में क्या लिखे हैं, सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट। अब ऐसा करते हैं, सब केस 2 पर बात कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर ऐसा ही ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे। अगर ये थोड़ा कम भी समझिएगा तो दूसरा ग्राफ आते आते आप पूरा समझ लीजिएगा, यही बातों को फिर से आप पूरा समझ लीजिएगा। सब केस 2 कर रहा हूँ, सॉल्यूट इज लेस वोलेटाइल देन सॉल्वेंट। सब केस 2 में क्या किए हैं, ऐसा किए हैं कि सॉल्यूट इस बार लेस वोलेटाइल है, किससे, सॉल्वेंट से, जबकि सब केस 1 में सॉल्यूट मोर वोलेटाइल था सॉल्वेंट से, और सब केस बी में सॉल्यूट इज लेस वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट लेस वोलेटाइल है किससे, सॉल्वेंट से, यानी सॉल्वेंट मोर है सॉल्यूट लेस है, तो देखो ये हो जाएगा, यानी दैट मीन्स पी नोट ए लेसर हो जाएगा किससे, पी नोट बी से, मतलब ये बढ़ जाएगा और ये कम जाएगा, घट जाएगा। फिर से समझ लो, केस 1 में क्या कंसीडर किए थे, तो केस 1 में सॉल्यूट मोर वोलेटाइल था, तो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को पी नोट ए बोले थे, तो पी नोट ए ज़्यादा था किससे, पी नोट बी से। अभी जो लिया हूँ सब केस 2 बी, सब केस बी में इसको लेस वोलेटाइल बना रहा हूँ इससे, यानी ए लेस वोलेटाइल है बी से, यानी बी ज़्यादा है ए कम है, तब पी नोट बी ध्यान दो ज़्यादा रहेगा किससे, पी नोट ए से, यानी पी नोट ए लेसर रहेगा किससे, पी नोट बी से। ध्यान देके सीखना। अब बोलेंगे फिर से फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो फ्रॉम रॉल्स लॉ में पी ए बराबर पी नोट ए एक्स है, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स भी, ध्यान देना, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो पी टी बराबर पी ए के जगह पर पी नोट ए एक्स है प्लस पी बी के जगह पर पी नोट बी एक्स भी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हुआ। अब ध्यान दो, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी,
एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब जरा गौर करो, थोड़ा सा रिजल्ट चेंज करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो देखो पी टी बराबर पी नोट ए, इस एक्स के जगह पर ध्यान दो, इस एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, हाँ या ना, पी नोट बी एक्स बी। अब जरा देखो पी टी बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। देखो गौर से, पी टी बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी एक्स बी। अब जरा गौर से देखो, यहाँ मिटा रहा हूँ, ध्यान दो। अब जरा गौर से देखो, अब हम लोग बोल सकते हैं पी टी बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। थोड़ा इसको ऐसा कर देता हूँ, पी टी बराबर पी नोट ए, ध्यान दो, प्लस पी नोट बी एक्स बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। तो पी टी बराबर पी नोट ए प्लस एक्स बी कॉमन पी नोट बी माइनस पी नोट ए। क्या शर्त था? पी नोट ए कम होगा किससे? पी नोट बी से। पी नोट ए कम होगा, देखो पी नोट ए कम है किससे? पी नोट बी से। ध्यान देना, पी नोट ए कम है किससे? पी नोट बी से। लेकिन शर्त रहे वैलिड ओनली व्हेन पी नोट ए लेसर पी नोट बी। वैलिड तभी रहेगा, तभी ये इक्वेशन को अप्लाई करना टोटल प्रेशर को, जब पी नोट ए कम रहेगा किससे? पी नोट बी से। तो कोई क्वेश्चन में याद रखना कि अगर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को कम दिखाए सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम, उस सिचुएशन में टोटल प्रेशर कोई पूछेगा तो पी टी बराबर पी नोट ए प्लस एक्स बी अंडर ब्रैकेट पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये कब काम करेगा? जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा सॉल्यूट का कम। वहाँ पर पी टी बराबर पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये ध्यान रखना है इस बातों को, ठीक है। लेकिन काम तभी करेगा जब पी नोट ए लेसर रहेगा किससे? पी नोट बी से। तो फिर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, फिर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो उसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब की बार का शर्त रहेगा पी नोट ए घट जाएगा, पी नोट बी बढ़ जाएगा। मतलब इसको घटा देंगे और इसको बढ़ा देंगे। इससे पहले पी नोट ए ज़्यादा था पी नोट बी से, इससे पहले जो दिखाए थे सब केस 1 में, वहाँ पर क्या था? पी नोट ए ज़्यादा था किससे? पी नोट बी से। तो देखो ना, यहाँ पी नोट ए ज़्यादा है। इस लाइन को अगर मिला दें तो देखो ये पी नोट ए का लाइन रहेगा और ये पी नोट बी का लाइन रहेगा। तुम लोग ड्रॉ कर लिए हो, तुम लोग फिर से कुछ मत करना। देखो ये पॉइंट किसका है? पी नोट ए का, और ये पॉइंट किसका है? पी नोट बी का। तो देखो पी नोट ए ज़्यादा है किससे? पी नोट बी से। लेकिन अब की बार जो केस होगा उसमें पी नोट बी ज़्यादा हो जाएगा, पी नोट ए कम हो जाएगा। यानी इसको बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक को बढ़ाना है दूसरे को घटाना है। इस बार बी को बढ़ाना है और ए को घटाना है। तो देखो गौर से फटाफट, वही 3 इक्वेशन, 1 2 और ये तीसरा इक्वेशन, ध्यान दो, सीखो। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस पे वेपर प्रेशर लिए वाई एक्सिस पे, और इस पे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, क्लियर है ना? मोल फ्रैक्शन। अब जरा गौर करो, मोल फ्रैक्शन लेना है तो सबसे पहले देखो पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए को, तो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दे के सीखेगा। प्रेशर चाहे ए का हो चाहे बी का हो, प्रेशर किस पे रखा है? वाई एक्सिस पे, तो इसको y कर दिए, पी नोट ए को m कर दिए, कांस्टेंट है, प्योर स्टेट में कांस्टेंट होता है, बताए थे कि वेपर प्रेशर प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। पीछे के वीडियो लेक्चर को देख लेना, नहीं देखे हो तब नहीं सीख पाओगे। ये पी नोट ए m इसलिए लिए क्योंकि वेपर प्रेशर था प्योर कंपोनेंट का और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, बताए हैं। वेपर प्रेशर जहाँ शुरुआत किया वहाँ पर x से मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो मोल फ्रैक्शन चाहे ए का हो चाहे बी का हो, रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो y बराबर क्या हो गया? mx। y बराबर क्या हो गया? mx। यानी किसका इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का।
इक्वेशन किसका? स्ट्रेट लाइन का। तो समझा दूंगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जरा सोचो, इफ ध्यान दो x बराबर 0, अब ये x बराबर 0 ले लो तो y बराबर क्या रहेगा? 0। अगर ये x बराबर 0 रहेगा तो y बराबर क्या रहेगा? 0। तो y बराबर 0 तो y किसके बराबर है? pa के बराबर। तो y किसके बराबर है? pa के बराबर। तो यानी दुरंदो x बराबर 0 लिया हूँ, तो x बराबर 0 यानी a का वैल्यू 0 किया हूँ, तो यहाँ पर 0 कर दिया, x से बराबर 0 कर दिया। और जब 0 किया हूँ, x का वैल्यू 0 किया हूँ, शुरुआत में x कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पर, तो x से जब 0 किया हूँ तो y बराबर क्या हो गया है? 0। तो y बराबर 0 मतलब क्या है? पी नोट भी 0 आ गया, यानी प्रेशर भी यहाँ पे 0 ही रहेगा, यानी ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, दोनों 0 ही 0 रहेगा, यानी शुरुआत का इनिशियल पॉइंट मिल गया। जब x से 0 रहेगा तो वेपर प्रेशर भी 0 रहेगा और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन भी 0 रहेगा। अब जरा ध्यान दो, इफ x बराबर 1, ये x का वैल्यू 1 दे रहा हूँ, ये x का वैल्यू 1, तो अब पी ए बराबर क्या रहेगा? पी नोट एक्स बी, एक्स का वैल्यू 1 देना है, तो पी ए बराबर पी नोट इंटू 1, यानी पी ए बराबर क्या रहेगा? पी नोट। पी ए बराबर क्या रहेगा? पी नोट। तो पी ए बराबर पी नोट कब रहेगा? जब एक्स ए बराबर 1 होगा। जब एक्स ए का वैल्यू 1 होगा, जब एक्स ए का वैल्यू 1 रहेगा तो ध्यान रखना है, एक्स ए का वैल्यू 1 रहेगा तो पी ए बराबर पी नोट ए रहेगा। तो थोड़ा सा पी नोट ए देखना है, यानी पी नोट ए बढ़ेगा जब एक्स ए का वैल्यू 1 होगा। तो एक्स ए का वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। एक्स ए मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ एक्स ए 0 है, यहाँ एक्स ए 1 है, इस पॉइंट पर एक्स ए को 1 मान लिया। तो एक्स ए जब 1 है वहाँ पर पी ए बराबर है पी नोट ए, तो मान लो यहाँ पर है पी नोट ए, यहाँ पर पी नोट ए है, ठीक है, ये रहा अपना पी नोट ए। तो आप ही लोग बोलते हैं, ग्राफ जो पढ़ते हैं कि अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो उस 2 पॉइंट को हम लोग मिला सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ठीक। अब इसको बराबर करने के लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ जाए, कंपेयर करने में सुविधा हो। इस लाइन से कोई फर्क नहीं है, जो वाई एक्सिस ये है वही वाई एक्सिस ये है, और इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है? पी नोट ए। अब जरा गौर करो, ये इक्वेशन था पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए का। अब जरा गौर करो, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, सिमिलरली काम करेंगे, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। तो एक बार ध्यान दो, पी नोट बी, पी बी बराबर पी नोट बी इंटू एक्स बी का वैल्यू 1 कर दिया हूँ, तो पी बी बराबर रहा पी नोट बी। ध्यान दो, सीखना है क्या? तो ध्यान दो, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी में ध्यान दो, गौर से सीखना है। एक्स बी का वैल्यू 0 लोगे, तो जब एक्स बी का वैल्यू 0 रहेगा, एक्स बी का वैल्यू 0, तो एक्स बी का वैल्यू यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पर 0 कर लिया, क्योंकि अगर मान लो 1 मिनट कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0 कर दे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तब से बोल रहा हूँ कि शर्त है क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ के कितना होना चाहिए? 1। तो आप अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ कितना रहेगा? 0 ना। अगर आप यहाँ पर एक्स बी 0 दिखा दोगे तो इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं दिखाए हैं, एक्स बी 0 यहाँ दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 ले लिया, तो यहाँ एक्स बी 0 ले लिए, यानी एक्स ए इधर जाने पर बढ़ेगा और एक्स बी इधर जाने पर बढ़ेगा, एक्स ए इधर जाने पर बढ़ेगा, एक्स बी इधर आने पर बढ़ेगा। समझ गए ना? अब ध्यान दो, एक्स बी 0 लिया हूँ, तो जब एक्स बी का वैल्यू 0 लिया हूँ तो पी बी बराबर 0 आ जाएगा, यानी y बराबर 0 हो गया, यानी ये पॉइंट मिला। जब एक्स बी का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पी बी बराबर 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर रहेगा पी नोट पी बी, यानी पी नोट बी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर शुरुआत में। लेकिन इसके लिए शर्त रहेगा एक्स बी क्या होना चाहिए? 0। और जब एक्स बी का वैल्यू 1 ले लोगे, इस एक्स बी का वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 ले लोगे तो पी बी बराबर हो जाएगा पी नोट बी, और इस बार ये रहा पी नोट बी। कब? जब एक्स बी का वैल्यू 1 ले लिए, एक्स बी का वैल्यू 1 ले लिए। तो ये था पी बी, वेपर प्रेशर बी का देखे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर ए का देखे हैं। ये हुआ पी नोट बी, ये दोनों पॉइंट मिल गया, तो फिर इस दोनों को मिला दूंगा, तो ये रहा पी नोट बी। अब ध्यान दो, सिमिलरली पी टी के लिए करेंगे काम तो सेम ही काम होगा, पी टी का सेम ही काम होगा कि ये रहेगा वाई, ध्यान दो, ये सी, ये रहेगा एक्स प्लस एम, एक्स इंटू एम, ये रहेगा एम,
और ये रहेगा x, तो वही रहेगा y बराबर mx प्लस सी, ये सी रहा, सी पर कांस्टेंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही इक्वेशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन का, ये रहेगा, और ये रहेगा पी टी बराबर क्या, तो पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। दिक्कत हो तो बताना, अब की बार समझ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, ये इस बात को ध्यान रहे, पी नोट ए लेसर है किससे, पी नोट बी से। तो देखो पी नोट बी ज़्यादा है, पी नोट ए कम है, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा डाउन है, किससे, बी से। यही ग्राफ था सेकंड में, यानी सब केस 2 में। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे पूछा हुआ है। अगर वो ग्राफ समझ में नहीं आया हो तो उसको फिर से रोक के पॉज करके वीडियो को पीछे ले जाके बार बार देखिए, जब तक वो क्लियर नहीं हो। अच्छा से समझना है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, जब तक आप ध्यान देके सीखिएगा नहीं तब तक नहीं समझ पाएगा। एनसीईआरटी में देखना भी हो तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। रॉल्स लॉ का ये ग्राफ दिखाया है, वो देखिए ये रहा ग्राफ, यही वो पॉइंट को बनाया हुआ है। ये ग्राफ रहा फिगर 2.3 में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का दिखाया है ग्राफ, देख रहे हैं गौर से ना। यही वो ग्राफ है, उसी ग्राफ को मैं दिखाया हूँ। एक बार P2 को ज़्यादा दिखाया है P1 से, और दूसरा बार P1 बढ़ जाएगा P2 से। ये P1 और P2 के मदद से दिखाया है। इस बार P2 ज़्यादा है P1 कम है, अगली बार में क्या होगा, P1 ज़्यादा P2 कम, इसी का उल्टा होगा, ठीक है। अब अच्छा से देखिए, उसको समझिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। बार बार देख लेने के बाद उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तब बताइएगा। चलिए एक प्रॉब्लम ले आऊँ इसी के कंसेप्ट पर, क्या है ध्यान दीजिए। PA एंड PB आर दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B. PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of component A, XA represent the mole fraction of component A. XA mole fraction है किसका, component A का। The total pressure of the solution will be. XA मोल फ्रैक्शन है A का, तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान दो, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, PT चाहिए, तो बोलेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान दो, फटाफट सीखेगा। PT बराबर PA प्लस PB, PT बराबर P नोट A XA प्लस P नोट B XB। मेरे साथ सीखना, जहाँ डाउट हो वहाँ बोलना। PT बराबर P नोट A XA P नोट B XB। P नोट A वेपर प्रेशर प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट A का, और P नोट B वेपर प्रेशर प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट B का। तो यहाँ समझा देंगे तुम्हारा प्योर लिक्विड कंपोनेंट A और B का वेपर प्रेशर। तो प्योर लिक्विड कंपोनेंट A का प्रेशर क्या है, PA, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर क्या है, PB। क्वेश्चन कौन सा है, प्योर लिक्विड कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर क्या है, PA, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर क्या है, PB। यानी ध्यान दो, P नोट A के जगह पर PA, P नोट A के जगह पर PA XA प्लस P नोट B के जगह पर क्या बोलेंगे, PB। P नोट B के जगह पर क्या बोलेंगे, PB, क्योंकि प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर PB है इंटू XB। ये ध्यान देना था, ठीक है। अब ध्यान दो, इफ XA प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर क्या होगा, 1 माइनस XA हो जाएगा। अब ध्यान दो, PT बराबर PA XA प्लस PB XB के जगह पर क्या बोलेंगे, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। तो PT बराबर PA XA प्लस PB माइनस PB XA। अब जरा ध्यान दो, अब देखो गौर से, PT बराबर, देखो गौर से, इसको लिखा PA XA प्लस PB XA माइनस PB, ठीक। इसको ऐसा कर देता हूं, PT बराबर, ध्यान दो, माइनस कैसे, PA XA, ध्यान दो, माइनस PB XA प्लस PB, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस PB को इधर लिख दिया, PB प्लस PA XA माइनस PB XA।
अब पी टी बराबर पी बी, ध्यान दो, प्लस एक्स ए कॉमन पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी निकल गया। पी टी बराबर पी बी प्लस एक्स ए अंडर ब्रैकेट पी ए माइनस पी बी, ये टोटल प्रेशर होना चाहिए, ये टोटल प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि एक्स ए मोल फ्रैक्शन था कंपोनेंट ए का, इसीलिए लिखा था कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए का वो बात कर रहा था। तो पी टी बराबर हुआ पी बी प्लस एक्स ए अंडर ब्रैकेट पी ए माइनस पी बी। तो इस ग्राफ, इस इक्वेशन को कौन मैच कर रहा है? पी टी बराबर पी बी प्लस एक्स ए पी बी माइनस पी ए माइनस पी बी। तो हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए, पी टी बराबर पी बी प्लस एक्स ए पी ए माइनस पी बी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। करेक्ट आंसर हो गया डी, एक्स ए पी ए माइनस पी बी, यह इक्वेशन करेक्ट हुआ, मिल गया अपना पी बी बराबर। तो क्वेश्चन जो दिए थे इसका करेक्ट आंसर डी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दिया हूँ, ध्यान दीजिए। इस तरीका से रॉल्स लॉ का हम लोग अभी केस 1 देखे। केस 1 में क्या देखे? तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल इन नेचर, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल था। अब हम लोग देखेंगे केस 2, लेकिन अभी नहीं, केस 2 देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा तब। उससे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन, दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और आइडियल है, दूसरी ओर नॉन आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन क्या? ध्यान दो, द सॉल्यूशन which follow Raoult's law at all concentration and temperature is called ideal solution. The solution which follow Raoult's law at all temperature and all concentration and temperature is called ideal solution. यानी ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल सोल्यूशन। दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा वो आइडियल होगा। यानी पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। समझ में आया ना? नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या? द सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द कंसंट्रेशन, डू नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ at all concentration and temperature is called non-ideal solution. The solution which do not follow Raoult's law at all concentration and temperature is called non-ideal solution. ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए पी ए नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ध्यान रहे कि आइडियल सोल्यूशन में पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, इसको फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो नॉन आइडियल सोल्यूशन रहेगा वो पी ए नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलता है ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेगा
वो नॉन आइडियल होगा। और ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं? तो कई लोग बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन में कि पी ऑब्जर्व बराबर पी थ्योरेटिकल, कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर बराबर होता है थ्योरेटिकल का। तो थ्योरेटिकल मतलब पीटी, यही हुआ थ्योरेटिकल। ये जो प्रेशर होगा पी ए बराबर पी नोट ए एक्स है, पी बराबर पी नोट बी एक्स बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही होगा थ्योरेटिकल। और पी ऑब्जर्व, जो कोई ऑब्जर्व करके प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करेगा वो होगा ऑब्जर्व प्रेशर। और ये जो अपने लोग पीटी निकालेंगे वो होगा थ्योरेटिकल प्रेशर। तो अगर पी ऑब्जर्व बराबर पी थ्योरेटिकल हो गया तो वो कंडीशन है आइडियल का। और पी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू पी थ्योरेटिकल तो वो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसा हो जाए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि ये जो पीटी आप निकाले पीए प्लस पीबी के मदद से, ये आपस में ध्यान दो जो भी आए वो इसके बराबर नहीं हो। ये पीए प्लस पीबी को जोड़ के यानी पीटी आपका जो भी मिला अगर वो ऑब्जर्व के बराबर नहीं हुआ तो वो कंडीशन चला गया नॉन आइडियल का। लेकिन थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों बराबर हो गया, मतलब आपने जो निकाला थ्योरेटिकल प्रेशर यानी पी थ्योरेटिकल यानी पीटी बराबर आप जो फार्मूला लगा देंगे पीए प्लस पीबी, तो पीटी बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इस तरीक़ा से ये जो पीटी होगा यही आपका पी थ्योरेटिकल हो जाएगा। पी थ्योरेटिकल बराबर रहेगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो आप जो ये पी थ्योरेटिकल लाइए वो पी थ्योरेटिकल अगर पी ऑब्जर्व से मैच कर गया, पी थ्योरेटिकल अगर पी ऑब्जर्व से मैच कर गया तो दोनों बराबर हो गया, तो वो कंडीशन रहा आइडियल का। लेकिन अगर पी थ्योरेटिकल बराबर नहीं हुआ पी ऑब्जर्व का तो फिर वो हो गया नॉन आइडियल का। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट, चलिए इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको। ऑब्जर्व थ्योरेटिकल हमारे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन भी, और यहाँ पी ऑब्जर्व बराबर पी थ्योरेटिकल, ये कंडीशन। दूसरा, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स among component molecule will be equal to interaction force among component molecule after and before mixing। ध्यान देना, लाइन बड़ा हो रहा है लेकिन समझा दूंगा फटाफट। यहाँ लिख देना तो फिर दोनों को एक साथ समझा दूंगा कि फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स among component molecule will be either greater or lesser than interaction force among component molecule after and before mixing। आफ्टर एंड बिफोर मिक्सिंग, ध्यान दीजिएगा एकदम ईमानदारी से। ये दूसरा डिफरेंस है। क्या? सुनिए ध्यान से। फॉर आइडियल सोल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स, ध्यान दीजिए, पहला नया टर्म मिला इंटरेक्शन फोर्स।
इंटरेक्शन फोर्स को ही कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो स्पेसीज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी को इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्स। ध्यान रखिए कि इंटरेक्शन फोर्स मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इंटरेक्शन फोर्स। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स among component molecule will be equal to interaction force among component molecule after and before mixing। आइडियल सॉल्यूशन में न्यू इंटरेक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद इक्वल रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन में न्यू इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद क्या रहेगा, इक्वल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स एमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल विल बी आइदर ग्रेटर, ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइदर ग्रेटर और लेसर। ये पॉइंट को ध्यान ही रखना, आइदर ग्रेटर और लेसर देन इंटरेक्शन फोर्स एमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर एंड बिफोर मिक्सिंग। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता है कि न्यू इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। न्यू इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। कहाँ पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। जबकि आइडियल सॉल्यूशन कहता है न्यू इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद इक्वल रहेगा। क्या बोलता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन न्यू इंटरेक्शन फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स एमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू इंटरेक्शन फोर्स एमंग कंपोनेंट मॉलिक्यूल आफ्टर एंड बिफोर मिक्सिंग। यानी इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ बोलता है इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। यानी मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन फोर्स वो मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद अगर बराबर रहा तो आइडियल, अगर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए वो हो गया नॉन आइडियल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ और डिफरेंस दे रहा हूँ, अभी 2 ही हुआ है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, पूरा थ्योरेटिकल टर्म है इसीलिए समझा समझा के बता रहा हूँ। थर्ड में, फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम दैट मीन्स डेल्टा V मिक्सिंग will be equal to 0। For ideal solution change in volume that means delta V mixing will be equal to 0। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब जरा ध्यान दो, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन change in volume that means delta V mixing will be not equal to 0। यानी डेल्टा V मिक्सिंग अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0 हो गया तो आइडियल, और चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 नहीं हुआ तो नॉन आइडियल। चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 हो गया तो आइडियल, और चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं हुआ तो नॉन आइडियल। अब जरा ध्यान दो, फॉर आइडियल सॉल्यूशन change in enthalpy will be equal to 0 change in enthalpy will be equal to 0। ध्यान दीजिएगा, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन change in enthalpy will be
नॉट इक्वल टू 0 विल बी नॉट इक्वल टू 0। नॉन आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू 0 नहीं होगा। आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू 0, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग को ही इंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। इंथैल्पी मतलब सीधा समझो हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर हीट एब्जॉर्प्शन या रिलीज दोनों 0 हो गया, आइडियल सोल्यूशन है। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 रहा तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन रहा। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 रहा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहा, वो आइडियल सोल्यूशन। तो अभी जो हम लोग पॉइंट देखे हैं उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करेगा, आइडियल होगा। और ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेगा, वो नॉन आइडियल होगा। रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, यानी दिमाग में सेट रखना कि पी ए बराबर पी नोट एक्स है, पी वी बराबर पी नोट बी एक्स भी, इसको हमेशा फॉलो करेगा। और वहाँ पर पी ऑब्जर्व बराबर रहेगा पी थ्योरेटिकल, यानी ऑब्जर्व प्रेशर बराबर हो जाएगा थ्योरेटिकल प्रेशर का। कहाँ पे? आइडियल में। नॉन आइडियल बोलता है रॉल्स लॉ को प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करेगा, और वहाँ पर पी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू पी थ्योरेटिकल। आइडियल सोल्यूशन में न्यू इंट्रैक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में, यानी सोचो कि यहाँ लिक्विड ए था, यहाँ लिक्विड बी था, और ये मिक्सचर हो गया ए और बी का। इसमें लिक्विड मान लो बी था, इसमें ए था, अब दोनों को मिला दिया, ये ए बी का मिक्सचर है। तो यहाँ कंपोनेंट होगा केवल ए का, यहाँ कंपोनेंट होगा केवल बी बी का, यहाँ कंपोनेंट होगा किसका? ए बी का। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में सेट रखेगा, सीखो एक एक लाइन को, समझ में आए तो बता देना। साइंस सीखने का चीज़ है, समझ के ध्यान रखना है कि यहाँ कंपोनेंट ए है, तो यहाँ जो भी रहेगा इंट्रैक्शन फोर्स वो किसके बीच में रहेगा? ए के बीच में। और यहाँ इंट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में रहेगा? बी बी के बीच में। यानी यहाँ ए का स्पेसीज आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ जुड़ा रहेगा, यहाँ बीबी का स्पेसीज आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा रहेगा। लेकिन इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो इस कंटेनर में ए और बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स जुड़ा रहेगा। तो अगर ये इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल में मिक्सिंग करने से पहले का सिचुएशन ये है और मिक्सिंग करने के बाद का सिचुएशन ये है, तो अगर इंटरेक्शन फोर्स मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद अगर इक्वल रहा तो वो आइडियल हुआ। लेकिन वही इंटरेक्शन फोर्स कंपोनेंट मॉलिक्यूल के बीच में मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो ये मिक्सिंग से पहले का हुआ, ये मिक्सिंग के बाद का। तो अगर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद, तो वो कंडीशन हो गया किसका? नॉन आइडियल का। समझ में आया कि नहीं? यानी मिक्सिंग करने का तो हो सकता है बढ़िए जाए या घटिए जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वो हो जाएगा नॉन आइडियल का। लेकिन मिक्सिंग करने से पहले और मिक्सिंग के बाद अगर बराबर रहा तो वो कंडीशन रहा किसका? आइडियल का। एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सीखना। फॉर आइडियल सोल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0। अगर आइडियल सोल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0 रहा, यानी सोच लीजिए, मान लीजिए ए का वॉल्यूम और बी के वॉल्यूम दोनों को जोड़ दिए, और जोड़ के जो वॉल्यूम आया वो ए बी का बराबर हो गया, यानी दोनों को जब मिक्सिंग किए वो वॉल्यूम, ये मिक्सिंग करने के बाद का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, और ये दोनों को जोड़ने से पहले का वॉल्यूम अगर 0 हो गया तो आइडियल हो गया। मान लो इसका 5 लीटर लिया, इसका 5 लीटर लिया, दोनों को मिक्सिंग कर दिए तो हो गया 10 लीटर। तो +10 -10 कट गया, यानी वॉल्यूम आइडियल ही रहा। 5 लीटर ए का लिया, 5 लीटर बी का लिया, दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 10 लीटर। तो मिक्सिंग करने के बाद अगर वॉल्यूम 10 लीटर आ गया तो वो कंडीशन हो गया आइडियल का। नॉन आइडियल में हो सकता है वॉल्यूम बढ़िए जाए, कि ए और बी को जब मिलाए तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ऐसा भी केस आता है कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो वो कंडीशन हो गया किसका? नॉन आइडियल का। कि मिक्सिंग करने से पहले तो ठीक था वॉल्यूम, और मिक्सिंग के बाद वो इक्वल नहीं रहा, अब वो या तो बढ़ गया या तो घट गया। तो वो कंडीशन हो गया किसका? नॉन आइडियल का, यानी डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब फिर आइडियल में फॉर आइडियल सोल्यूशन चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू 0। चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू 0 होगा डेल्टा एच मिक्सिंग। यानी आइडियल सोल्यूशन में बोलता है कि ए का ये स्पेसीज है, तो ध्यान दो, ए के स्पेसीज को यहाँ तोड़े होंगे तो यहाँ तो कुछ एनर्जी दिए होंगे बाहर से, तो यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब हुआ
और यहाँ बीबी को तोड़ने में जो हीट लगा, क्योंकि जब भी स्पेसीज टूटेगा बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। स्पेसीज तोड़ना जो हुआ ना एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ और स्पेसीज जोड़ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो यहाँ ए को तोड़े बाहर से एनर्जी दे के, यहाँ बीबी को तोड़े बाहर से एनर्जी दे के, तो यहाँ हीट मेरा एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन जब ये ए बी टूट गया, ए टूट गया, बी बी टूट गया, और टूटने के बाद जब इस कंटेनर में आके ए और बी जुड़ा तो निश्चित ए बी जुड़ा तो पहले से टूट के एनर्जी ज़्यादा था और जुड़ने के बाद एनर्जी रिलीज किया। तो यहाँ जो नया बॉन्ड बना ए बी के बीच में ये एक्सोथर्मिक है और ये तोड़ने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो यही बात बोलता है कि चेंज इन एंथैल्पी, हीट एब्जॉर्ब और लॉस जो है, हीट एब्जॉर्ब जो हुआ इसका तोड़ने के दौरान जो भी एनर्जी बाहर से लिया वो बनने के दौरान अगर दोनों का एनर्जी बराबर हो गया कि जो टूटने में लगा वो बनने के समय में उतना ही एनर्जी रिलीज कर दिया, कि जितना एनर्जी तोड़ने के समय में लिया था उतना ही एनर्जी बनाने के दौरान वो रिलीज कर दिया। मान लीजिए 5 किलो जूल लगा इसको तोड़ने के लिए, 5 किलो जूल एनर्जी लगा बी को तोड़ने के लिए। ए को तोड़ने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी दिए तो ए आपस में टूट गया, बी को तोड़ने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी दिए तो बी भी आपस में टूट गया, और टूटने के बाद जो बना ए बी वो टोटल एनर्जी रिलीज कर दिया 10 किलो जूल। तो तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद बराबर एनर्जी रिलीज किया, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 था। तो ये हो गया आइडियल। लेकिन यही अगर एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी अगर या तो बढ़ जाए या तो घट जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ एग्जांपल देखेंगे नॉन आइडियल का। इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बार बार अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से। सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, सब आप बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। मीथेनॉल और इथेनॉल एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। जैसे बेंजीन एंड टॉल्यूइन का सॉल्यूशन एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। जैसे ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, ETC। मीथेनॉल एंड इथेनॉल, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ध्यान दो, इथेनॉल एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, HCl एंड वाटर, ETC। ये सब एग्जाम्पल है किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ध्यान रखें कि मीथेनॉल एंड इथेनॉल, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल है आइडियल का। इथेनॉल एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, HCl एंड वाटर एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम्पल को, कि हमको कोई बोलेगा आइडियल का एग्जाम्पल बताओ तो 1-2 एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि सर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर, सर नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, सर मीथेनॉल और इथेनॉल एग्जाम्पल है आइडियल का। नॉन आइडियल बोलेगा सर इथेनॉल एंड वाटर है, HNO3 एंड वाटर है, HCl एंड वाटर है, ये एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, वीडियो का लेंथ जरूर लंबा हुआ है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पूरा आज का टॉपिक ही इंफॉर्मेटिव है, जहां आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा, समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करिएगा, नहीं तो सारा डूब जाएगा। ठीक है, इसको मिस मत करेगा, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत मज़ेदार क्लास है। समझ में आया ना? वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी नए दोस्त है उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।